स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हैरिन अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। आज बेटा हम आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 का जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन लास्ट टाइम हमने सर्विस बिजनेस को देखा था कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंटें कैसे बनाएंगे। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रायल बैलेंस एक ट्रेडिंग बिजनेस का दिया हुआ है और यहाँ पर जनाब उनकी स्टेटमेंटें यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का परफॉर्मा बनाया हुआ है और यहाँ पर बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना हुआ है। तो पहले उस ट्रेडिंग बिजनेस के जो है वो ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये नेम ऑफ सुपर स्टोर ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड एंडेड, ये खास पीरियड के बाद बनाया गया होगा। इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ रेवेन्यू और इक्विटीज दी गई हैं। तो पहले देखते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कैश ये करंट एसेट है 5000 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल ये भी करंट एसेट है, ठीक है 1000 रुपए, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है बेटा 3000 रुपए, परचेजेस ये कारोबार का मेन खर्चा है, ठीक है 10000 रुपए, सेल रिटर्न ये सेल का नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है जी 400 रुपए। तो सेल डिस्काउंट ये भी सेल का नेगेटिव बैलेंस है, कितना जी 100 रुपए। और सैलरी ये हमने स्टाफ को सैलरी दी कितनी 3500 रुपए। वेजेस ये मजदूरी है दिहाड़ी है, ठीक है जो हमने किसी को दी कितनी 600 रुपए। तो एडवर्टीजमेंट ये पब्लिसिटी के खर्चे हैं जो बिजनेस में हुए कितने 400 रुपए। रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हमने बिल्डिंग का किराया दिया 5000। और ओपनिंग स्टॉक ये बेटा जो ये वो अशया हैं जो शुरू में उस बिजनेस में मौजूद थी, कितनी मालियत की 1000 रुपए की। तो ये हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस। अब इस साइड पे देखते हैं ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है, इसमें क्या होंगी रेवेन्यू और इक्विटीज। तो परचेज रिटर्न 700 रुपए, ठीक है परचेज की हुई चीज जो वापस की हमने। सेल ये अशया जो फरोख्त की 15000 रुपए। परचेज डिस्काउंट ये परचेज का नेगेटिव बैलेंस है कितना 300 रुपए। अकाउंट पेबल ये वो अफराद हैं जिनको हमने अदायगी करनी है कितनी 1000 रुपए। बैंक लोन ये हमने कर्जा लिया हुआ है 2000 रुपए का। कैपिटल ये वो सरमाया है जो एक बिजनेसमैन यानी इन्वेस्टर ने लगाया है, ये हमने 10,000 देना है उसे। ये कमीशन ये हमने आमदनी यानी बिजनेस में आमदनी हुई है, ये कमाई है 1000 रुपए। तो टोटल जो एसेट्स और एक्सपेंसेस की वैल्यू थी 30,000 और इसी तरह रेवेन्यू और इक्विटीज की वैल्यू थी 30,000। ये ट्रायल बैलेंस एक ट्रेडिंग बिजनेस का है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने सर्विस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस रीड किया था उसमें चंद एक चीजें मुख्तलिफ थी। क्या यहाँ पर परचेज दी गई है, उधर कोई ऐसा मसला नहीं था कि हम अशिया परचेज करके आगे सेल आउट कर दें, और सेल भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है जबकि उधर कोई ऐसा मैटर नहीं था जिसमें हम अशिया सेल करें, क्योंकि वहां पर जो है हमने सर्विस प्रोवाइड करके अपनी आमदनी हासिल करनी थी। अच्छा, इसी तरह परचेज रिटर्न भी है और परचेज डिस्काउंट भी है। ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये वो चीजें हैं यानी वो अकाउंट्स हैं जिसका सर्विस बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और इसी तरह सेल रिटर्न भी है और सेल डिस्काउंट भी है। तो थोड़ा सा फर्क होता है ट्रायल बैलेंस में। जो सर्विस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस होता है उसमें ये चीजें नहीं होती। हाँ, जो ट्रेडिंग बिजनेस होगा उसमें ये चीजें जरा होंगी। बाकी एसेट्स और एक्सपेंसेस उसी तरह हो सकते हैं और रेवेन्यू और इक्विटीज भी उसी तरह हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एडजस्टमेंट ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस से बाहर है, ठीक है। ये वो वैल्यू है या वो चीज है जिसका पता बिजनेसमैन को एंड में चला, यानी एज ए अकाउंटेंट आपको ये एंड में पता चलेगा ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 रुपए, ठीक है जी। तो अब देखेंगे कि इस सवाल को हमने हल कैसे करना है। एक और बात जो आपने बेटा ध्यान में रखनी है कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में होंगी उसका एक अमल होगा, ठीक है, या होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या अमल होगा बैलेंस शीट में। लेकिन जो चीज एडिशनल होगी उसकी बकायदा हमने एक एडिशनल एंट्री करनी है जिसे एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। तो जाहिर है आपको पता है कि एंट्री जो जब होती है एक वैल्यू डेबिट होती है तो दूसरी क्रेडिट लाजमी होती है। तो जो एंड में एडजस्टिंग एंट्री दी गई है इसके हम दो अमल करेंगे, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर। अब कहां जाएगा ये डेबिट क्रेडिट? अब देखें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी है और डेबिट और क्रेडिट की साइडें जो है ना वो बैलेंस शीट की भी है। तो देखेंगे कि जो भी एडजस्टिंग एंट्री बनती है उसके दो अमल हमने कैसे करने हैं। वैसे इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट या इनकम समरी क्रेडिट इन केस अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में ये सवाल
हल कर रहे हैं। तो ये एक एंट्री, बल्कि ये मैं कर देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 1000 से। ये एक मैंने इस एडजस्टमेंट की एक एंट्री मैंने कर दी। अच्छा, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। पहले तो ये फॉर्मेट बना लेने हैं, ठीक है। नेम ऑफ सुपर स्टोर यानी नेम ऑफ बिजनेस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर फॉर द पीरियड एंडेड। ये 3 लाइनें आपने 3 हेडिंग्स के तौर पर लिख लेनी है। ये 2 आपने साइडेंस की होंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अच्छा, जो सर्विस बिजनेस था उसका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था वो जरा डिफरेंट था। ये क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऊपर वाला हिस्सा, और एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर हमने ट्रेडिंग भी करनी है और बिजनेस को ऑपरेट भी करना है। तो जो लेन देन जिसका ताल्लुक ट्रेड से हो, ठीक है, आउटसाइडर से हो, ठीक है, वो हमने ट्रांजैक्शन को ऊपर दर्ज करना है, और जिसका ताल्लुक बिजनेस को ऑपरेट करने से हो, ऑपरेशनल वर्क हो, वहां पर भी जाहिर है हमें आमदनी और खर्चे जो रोजमर्रा जिंदगी के हक होते हैं उसका अंदाज हमने नीचे वाली साइड पे करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दरअसल हम जो चीजें लिखते हैं, जो शुरू में स्टॉक था, ये खर्चे साइड पे क्या लिखेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक था। इसके अलावा जो हमने अशिया परचेज की ताकि सेल कर सकें, हाँ परचेज करने पर खर्चा भी हुआ है तो वो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है, ठीक है। तो आमतौर पर नॉर्मली यही चीजें लिखी जाती हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक, परचेज और इसके अलावा परचेज करने पर खर्चा। हाँ, अगर परचेज में तब्दीली हुई है, परचेज रिटर्न है या परचेज डिस्काउंट है, तो वो हम परचेज से मैनेज कर देंगे। अच्छा, इस साइड पे भी 2 चीजें, आमतौर पर 2 या 3, कौन सी, जो मेन आमदनियां हैं, जो कारोबार में मेन इनकम हुई है। क्या, एक तो अशिया सेल हुई है, उसका अंदराज होता है, हाँ, और ऐसी चीजें जो अभी सेल नहीं हुई यानी क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एंट्री जो हमने की है इसकी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एज ए क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाता है, ठीक है जी। बाकी हम जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो दीगर आमदनियां इस साइड पे लिखेंगे जो कि क्रेडिट साइड है, और दीगर खर्चे इस साइड पे लिखेंगे जो डेबिट साइड है। बहरहाल ये है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम सिर्फ 2 चीजें, टोटल थी ये 4 चीजें, हमने कितनी दर्ज की, 2 चीजें। कौन सी, इनकम और एक्सपेंसेस। हाँ, इनकम के 2 हिस्से कर लिए, एक मेन इनकम ऊपर और दीगर आमदनियां, दीगर इनकम नीचे। अच्छा, इसी तरह खर्चों के भी 2 हिस्से कर लिए, एक मेन खर्चे जो कारोबार में हुए वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और जो दीगर खर्चे हुए हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अब यहां पर जब हम सवाल हल करेंगे तो देखेंगे कि मेन जो खर्चे हैं, ठीक है, जो हमने दर्ज करने हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में से उठाने हैं। कौन से खर्चे हैं, कैश एसेट है, अकाउंटेबल एसेट है, फर्नीचर एसेट है। हम परचेज या ओपनिंग स्टॉक, ये आमतौर पर स्टार्ट में लिखा जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ये बेटा हम लिख लेंगे 1000 रुपए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब अशिया परचेज की, ठीक है, ये हमने इधर लिखी, लेकिन परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी दिया गया है, परचेज डिस्काउंट भी दिया गया है, तो इसलिए परचेज जो 10,000 थी, जरा मैंने वैल्यू ये पहले, इसे अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा, जरा पहले लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजिंग है, क्या परचेज रिटर्न भी है और परचेज डिस्काउंट भी है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि परचेज के साथ अगर तब्दीली हो तो इस साइड पे होगी, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, वो हमने लेस कर देना है। लेस करेंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। अब परचेज रिटर्न कितना है बेटा, 700 रुपए, और परचेज डिस्काउंट कितना है बेटा, 300 रुपए। देखें, इसे मैंने 10,000 के नीचे नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों चीजें माइनस होनी थी, इसलिए जरा इनको पहले लिखी। तो ये रकम है 7 और 3 1000। अब ये 1000 परचेज के नीचे लिखूंगा। अब 10,000 में से 1000 माइनस करूंगा तो ये नेट परचेज कितनी है जी, 9000। अच्छा, इसके बाद
देखेंगे कि अशिया को परचेज करने पर खर्चा तो नहीं हुआ, उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस तरह वेजेस है, आफ्टर ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट चार्जेस हैं, यानी वो खर्चे जो अशिया को परचेज करने पर वकूफ पजीर हुए हैं, उसका हमने इंदराज भी ट्रेडिंग अकाउंट इस साइड पे करना है। उसमें जनाब सिर्फ वेजेस, ये ऐसा खर्चा है जो हमने मजदूरी की है, किसी कुली को हमने दी होगी, सामान जब हमने खरीदा होगा तो ठीक है, एट स्पॉट हमने पेमेंट की होगी, तो वो रकम है 600 रुपए। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर इंदराज कर दिया। आप क्या लिखे, मेन खर्चे कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज करने पर जो खर्चा वकूफ पजीर हुआ। अच्छा, अब इस साइड पे जो है हम क्या लिखेंगे, मेन आमदनियां। अब मेन आमदनियां कहां से तलाश करनी है, वो हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर। क्या जी, एक तो सेल, ये सेल हुई जनाब 15,000, ये जरा मैं पहले लिखूंगा, वो इस वजह से कि सेल के साथ सेल रिटर्न भी दिया गया है और सेल डिस्काउंट भी दिया गया है, तो ये दो चीजें बेटा लेस करूंगा मैं, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। ये बेटा रकम है 400 और ये 100, तो टोटल हो गया 500। अब 15,000 में से ये 500 माइनस करें तो बाकी बचता है 14,500। अच्छा, इसके बाद जनाब हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखनी है कि कहीं इसमें तो कोई ऐसे आइटम नहीं है जिसका रिकॉर्ड हमने ट्रेडिंग अकाउंट में करना हो। वो है क्लोजिंग स्टॉक। जब हमने एंट्री की तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये मैंने एंट्री की 1000। अब यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम ये रकम लिखेंगे 1000, लेकिन एज ए सपोर्टिंग अकाउंट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख रहा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एज ए सपोर्टिंग अकाउंट लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर किसी भी बच्चे के जहन में आ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक होता तो एसेट है, तो एसेट का तो अंदाज हम पहले बैलेंस शीट में करते हैं, तो ऊपर क्यों कर रहे हैं, ऊपर मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक को तो मैं बैलेंस शीट में दर्ज करूंगा। ये क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एज ए सपोर्टिंग अकाउंट मैंने लिखा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम टोटल कर लेंगे, देखेंगे कि आया मेन आमदनियां ज्यादा हैं या मेन खर्चों की मालियत ज्यादा है। हाँ जी, अब मेन आमदनियां 14,500 और 1000 15,500, जबकि मेन खर्चे कम हैं, कितने हैं, 9 और 1 10,600। लेकिन हमने वही टोटल लिखना है जो इस साइड पे था, 14,500 और 1000 15,500, यही 15,500 इस साइड पे लिखेंगे। अब इसमें से ये हम रकमें माइनस कर देंगे, 10,600, तो 15,500 में से 10,600 अगर माइनस करें तो रकम आती है 009 और 4, यानी 4,900 रुपए। 4,900 रुपए ये हमने ऊपर लिख लेना है। ये बैलेंसिंग फिगर है, ऐसी फिगर जो हमने खुद बैलेंस करने के बाद फाइंड आउट की। तो ये क्या होगा, मेन आमदनी क्योंकि ज्यादा है, मेन खर्चे कम है, तो ये क्या होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने बैलेंस करने के बाद निकाला। यहां पर इसलिए बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं हम, या ऐसी ये आइटम है जो हमने कैरी डाउन की या कैरीड ओवर की, CD भी लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं, CF भी लिख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड की वो रकम है जो हमने खुद यहां पर फाइंड आउट की है। अच्छा, अब यही चीज जो है इसका जो रिजल्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो 4,900 मालूम किया है, ये हम फर्दर एक और अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। जब एक और अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, वो है हमारा आगे वाला हिस्सा, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यही जो कैरी डाउन था ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट ओवर या ब्रॉट फॉरवर्ड। कितनी रकम है, 4,900। अच्छा, अब जनाब हमने ट्रायल बैलेंस किए, दीगर आमदनियां और दीगर खर्चों को अपने इस अकाउंट में दर्ज करना है। दीगर आमदनियां इस साइड पे होंगी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होंगी,
वो है सिर्फ एक ही चीज, वो है कमीशन 1000 रुपए। ये मैंने कमीशन लिख दिया। यहां पर भी क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पर कितनी रकम है, 1000 रुपए। अच्छा, अब जनाब मैं दीगर खर्चे उसका दराज मैं इस साइड पे करूंगा। अब दीगर खर्चे वो मैंने कहां तलाश करने हैं, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। वो देखते हैं कि ये है एक तो सैलरी जो हमने स्टाफ को दी, कितनी रकम, 3500 रुपए। इसके अलावा वेजेस हम लिख चुके हैं। एडवर्टीजमेंट, ये रकम है 400 रुपए। और एक है रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये बेटा रकम है 5000। ठीक है, ये मैंने दीगर खर्चे लिख दिए। अब दोबारा हम कंपैरिजन करेंगे, आया ये साइड ज्यादा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की या प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है। तो देखते हैं, इधर है 5 और 3, 5, 6, 7, 8000 और 900 रुपए, 8900 रुपए, जबकि उस साइड पे 4900 है और 1000 है, तो ये 5900। तो ये साइड ज्यादा है, तो इसका पहले हम टोटल कर लेंगे। 5, 6, 7, 8900, यही हमें टोटल इस साइड पे लिखना है, 8900। 8900 में से 5900 माइनस कर दें तो ये रकम बनती है 3000। अब दीगर खर्चों की मालियत दीगर आमदनी से ज्यादा है, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड की वैल्यू है, यहां पर हमने दीगर खर्चे लिखे, उसकी क्रेडिट साइड जो दीगर आमदनियां हैं उससे ज्यादा है, तो ये क्या होगा, नेट लॉस। नेट लॉस, क्योंकि अगर खर्चे बढ़ जाएं, आमदनियां कम हो जाएं तो बिजनेस में लॉस होता है। ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर, ऐसी फिगर जो हमने खुद फाइंड आउट की, ये भी हम बैलेंस CD कैरी डाउन या कैरीड ओवर या कैरीड फॉरवर्ड का लफ्ज साथ लिख सकते हैं। तो ये बेटा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में बाकी दो चीजें रह गई थी। ट्रायल बैलेंस में कितनी चीजें थी, 4, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटी। बाकी जो दो चीजें रह गई थी, दो चीजें तो हमने इधर दर्ज कर दी, क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। बाकी दो चीजें कौन कौन सी, एसेट्स और इक्विटी, उसका अंदराज हमें बैलेंस शीट में करना है। तो ये पहले मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, पहले नेम ऑफ फर्म लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट, फिर लिखेंगे एज ऑन या एज। अच्छा, यहां पर एक और बात जो समझने वाली है, यहां पर मैंने फॉर द पीरियड एंड लिखा था। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था तो वहां पर फॉर द पीरियड एंड लिखा था, यहां पर मैं एज ऑन या एज एंड लिख रहा हूं। अब इन दो चीजों में क्या फर्क है, जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं वो खास पीरियड के बाद बनाते हैं, चाहे वो दिन भर का पीरियड हो, चाहे हफ्ते भर का हो, महीने भर का हो, लेकिन आमतौर पर वो साल भर का होता है। लेकिन जो ही ये पीरियड के एंड में ये चीज बनाते हैं तो ये चीज उसी लम्हे बनाना जरूरी होती है। यानी यहां पर तो हमने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ओनर यानी इन्वेस्टर की फाइंड आउट की है कि ओनर ने या इन्वेस्टर ने क्या खोया, क्या पाया, या उसे मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन हमने लाजमी फिर उसी लम्हे शो करनी होती है। तो बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन जो हम शो करते हैं वो बैलेंस शीट में शो करते हैं, जिसमें एसेट्स और इक्विटीज यानी कितने असासे हैं और कर्जे हैं तो वो कितनी मालियत के हैं, दोनों की मालियत आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हमें बैलेंस शीट भी हमने उसी लम्हे बनानी है, इसलिए यहां पर मैंने एज ऑन या एज एट का लफ्ज लिखा है। अच्छा, इस साइड पे मैंने एसेट्स, करंट एसेट्स मौजूद हैं, ये मैंने हेडिंग दे देनी है। नॉन करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक की शक्ल में वो भी मौजूद है, ये भी मैं हेडिंग दे दूंगा। फिक्स्ड एसेट्स ये फर्नीचर की शक्ल में मौजूद है, ये भी मैं हेडिंग दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद करंट लायबिलिटीज यानी अकाउंट पेबल या बैंक लोन, ये भी हमारे मौजूद हैं, ये भी मैंने हेडिंग दे दी। और ओनर इक्विटीज तो लाजमी होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले एसेट साइड का अंदाज कर लेंगे। एसेट्स को हम कहां तलाश करेंगे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। देखें जी, कैश करंट एसेट है, ये मैंने इधर लिखा। करंट एसेट्स की लिस्ट में कितनी रकम है, 5000। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल, ये वो अफराद हैं जिनसे हमें रकम वसूल करनी है, ये भी हमारे करंट एसेट होते हैं। रकम है जनाब 1000।
इसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक, देखें ये एडिशनल एंट्री जिसमें क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया था। ट्रेडिंग अकाउंट का तो हम अमल कर चुके हैं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को एज ए नॉन करंट एसेट शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ये बेटा रकम बनती है 1000 है। ओपनिंग स्टॉक 1000 है, लेकिन मैं ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रहा क्योंकि वो तो मेन खर्चा होता है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा नॉन करंट एसेट है। वजह ये है कि इस आइटम का या ये जो चीज ऐसी है जिसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड के हो तो वो हमारा एसेट बन जाता है। ठीक है, इस वजह से इसे मैंने नॉन करंट एसेट की लिस्ट में लिखा है। वो कितनी रकम है बेटा? 1000। इसके बाद जनाब फर्नीचर ये भी दिया गया है। कितनी रकम है? 3000। ये बेटा रकम मैंने फर्नीचर की जो है 3000 ये भी। तो टोटल करूंगा 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10,000। ये मेरे एसेट्स की वैल्यू है। टोटल मालियत जो इस बिजनेस में यूज हुए 10,000 मालियत के एसेट। अब यही वैल्यू इक्विटीज के भी बराबर होनी चाहिए। अब इक्विटीज जब हम इधर मैं दर्ज करूंगा तो इक्विटीज यहां से मैं तलाश करूंगा। हाँ जी, देखते हैं। पहले तो है अकाउंट पेबल, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी की लिस्ट में लिखेंगे अकाउंट पेबल। ये बेटा रकम है 1000 रुपए। इसके अलावा बैंक लोन, बैंक से हासिल किए कर्जे 2000। बैंक लोन यहां पर भी ये सपोज करेंगे कि ये लोन विद इन शॉर्ट पीरियड हमने वापस करना है, तो वो रकम कितनी है जी? 2000। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं ओनर इक्विटीज उसको हम देखेंगे। एक तो कैपिटल है, ये सरमाया की रकम, ये अकाउंटेंट ने इसका हिसाब देना है ओनर को, इन्वेस्टर को। ये रकम है 10,000। अब इसमें तब्दीली होगी। क्या तब्दीली होगी? अगर नेट प्रॉफिट है तो वो हमने मालिक को देना है, तो ये भी हम इसी खाते में एडजस्ट करेंगे, यानी कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। हाँ, नेट लॉस है तो वो रकम रिकवरेबल है, ठीक है, वो हम इसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। हाँ, अगर ड्राइंग है जाती इस्तेमाल के तौर पर कोई भी आइटम ड्यूरिंग द पीरियड अगर वो ले गया था तो वो भी हम रकम उसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल में आमतौर पर तब्दीली होती है, तो कैपिटल की रकम एंड में अमाउंट के कॉलम में लिखने की बजाय जरा पहले लिखते हैं। ये कितनी रकम है जी? 10,000। तो हर वो चीज जिसमें थोड़ी सी तब्दीली रूनुमा हो तो उसे फाइनल अमाउंट के कॉलम में नहीं डालते, वो जरा हम पहले करते हैं। तो इसलिए मैंने 10,000 को जरा अमाउंट के कॉलम में लिखने की बजाय जरा पहले लिखा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आया ऊपर नेट प्रॉफिट हुआ था या नेट लॉस। ठीक है, यहां पर नेट लॉस हुआ है तो ये रिकवरेबल है, ये हमने रकम मैनेज कर देनी है। हाँ, नेट प्रॉफिट होता तो इसमें ऐड कर देते। नेट लॉस है तो ये हम उसकी खाते से नफी कर देंगे, नेट लॉस। ये बेटा रकम है 3000। तो 10,000 में से 3000 मैनेज किया तो बाकी बचा 7,000। अब देखते हैं कि इक्विटी साइड पे टोटल वैल्यू कितनी निकलती है। 7 और 2 9 और 1 10। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम कारोबार लेन देन के अंदराज के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर आई। यही चीज हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन जो शुरू में हमने चैप्टर पढ़ा था ICOM 1 में और BCOM 1 में, उसमें भी प्रूफ किया था कि तमाम लेन देन के अंदराज के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर होती है। तो यहां पर भी ये चीज होनी चाहिए कि तमाम कारोबारी लेन देन के अंदराज के बाद जो भी आप फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे एंड में जो है कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर होनी चाहिए, यानी बैलेंस शीट का टोटल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये तो बेटा आज हमने सवाल किया, कौन सा? एक ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस का अगर ट्रायल बैलेंस दिया गया है तो उसको देखकर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मजीद एडजस्टिंग एंट्रियों पे बात करेंगे। यहाँ पर तो फिलहाल हमने एक एडजस्टिंग एंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक को देखा। अब हम मजीद एडजस्टिंग एंट्रियों का, ठीक है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।